यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड का रेंज वगैरह, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सब कुछ करवा दिया था। और कुछ अपन ने कुछ छोटे छोटे फार्मूलाज ड्राइव किए थे लास्ट क्लास में। मैं एक बार उन सारे फार्मूलाज को रिकॉल कर देता हूँ, बट आज की क्लास को समझने के लिए बेटा लास्ट जो 2 क्लासेस हैं उनको अटेंड करके आना, और उन 2 क्लासेस का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट की क्लासेस में क्या कुछ कवर कर चुके थे? प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि बेसिकली मोशन इन 2D है। उस प्रोजेक्टाइल मोशन में मेन जो चीज़ें कवर करी थी मैं उसको थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा पिछली 2 वीडियोस को ज़रूर देखना। प्रोजेक्टाइल मोशन में मान लीजिए आपके पास कोई एक पार्टिकल है, आपने उसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था एट सम एंगल, एंड दैट एंगल इज सपोज थीटा। अब जैसे ही आपने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी से, सो ऑब्वियस है ये पार्टिकल कुछ इस तरह से गिरेगा, है ना। तो यहां से लेके यहां तक इस पार्टिकल ने कितना हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर किया, उसको अपन नाम देते हैं रेंज का। सो दैट इज योर रेंज। और दूसरी अगर मैं बात करूं यहां पे कितने टाइम के लिए ये प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, उसको अपन नाम देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको लिखेंगे कैपिटल T से। और कितनी इसने मैक्सिमम हाइट अटेन करी, उसको अपन नाम देते हैं मैक्सिमम हाइट, जिसको लिखा जाएगा कैपिटल H से। ये सारा कुछ आप ड्राइव कर चुके थे। कैपिटल H का फॉर्मूला भी आप ड्राइव कर चुके थे। कैपिटल H का फॉर्मूला आया था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और बात करूं अगर मैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करूं तो रेंज आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। और हमने ये भी डिस्कस करा था कि अगर पार्टिकल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाए तो इसकी रेंज जो बनेगी वो मैक्सिमम बनेगी, है ना। तो एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रेंज जो आएगी मैक्सिमम आएगी, और वो मैक्सिमम रेंज होगी u स्क्वायर अपॉन g के इक्वल। बिकॉज जैसे आप थीटा को 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 थीटा 90 डिग्री होगा, और साइन 90 आप जानते हो मैक्सिमम है ना। यानी मैक्सिमम रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 पे मिलेगी। तो ये फॉर्मूला बेटा आपकी मैक्सिमम रेंज का, और ये जनरल फॉर्मूला है रेंज के लिए। ठीक है, ये सारी बातें डिस्कस कर चुके थे। बात करूं टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी अपन ड्राइव कर चुके थे। टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u साइन थीटा अपॉन g, यानी कितने टाइम के लिए आपका प्रोजेक्टाइल हवा में रहा है इस पॉइंट से लेके फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट B। ये सारे फॉर्मूले ड्राइव कर चुके थे। इसके अलावा आप बात कर चुके थे इनकी भी कि रिलेशन क्या है रेंज और हाइट के बीच में। रेंज और हाइट के बीच में रिलेशन आया था बेटा r इज इक्वल टू r/h इज इक्वल टू कोट थीटा। ये अपना रिलेशन आया था, यानी ये था जनरल रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट। और अगर बात करूं मैक्सिमम रेंज और हाइट के बीच में, तो आर मैक्स आप जानते हो, आर मैक्स मिलेगा आपको थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे। तो आर मैक्स अपॉन h दैट विल बी इक्वल टू 1, है ना, बिकॉज कोट 45 की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। यानी आप ये भी कह सकते हो कि जो मैक्सिमम रेंज है प्रोजेक्टाइल की वो मैक्सिमम हाइट के इक्वल आएगी। कब? जब थीटा 45 डिग्री है। ठीक है, ये सारी बातें आप डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका पाथ जो बना वो पैराबोलिक शेप का क्यों है ना। यानी आज का जो टॉपिक है दैट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए पाथ कैसा दिखाई देगा, उसकी क्या इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो एक जनरल इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक पार्टिकल था जिसको आपने u इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, एंड लेट अस सपोज दैट एंगल इज थीटा, है ना। अब आपने थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया तो आप जानते हो ये कुछ इस तरह से ड्रॉप होगा, यानी कुछ इस तरह से नीचे गिरेगा, है ना। अब यहाँ पे बात करें इस पाथ की जनरल इक्वेशन ड्राइव करनी है, यानी ऐसी इक्वेशन जो इस पाथ के हर पॉइंट को सेटिस्फाई करे, उसी को अपन जनरल इक्वेशन भी बोलते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं एक जनरल पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये वाला। सपोज दिस इज अ जनरल पॉइंट। इस जनरल पॉइंट को नाम दे देते हैं P। इस जनरल पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेते हैं, x कोऑर्डिनेट x है और y कोऑर्डिनेट है y के बराबर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो आपका प्रोजेक्टाइल था
उस पे कोई भी एक जनरल पॉइंट P मान लिया, उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को x और y मान लिया, बिकॉज हम इस प्रोजेक्टाइल की एक जनरल इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, यानी जो इक्वेशन अपनी आएगी उसको हर पॉइंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो मैंने इस पूरे पाथ के ऊपर कोई भी एक जनरल पॉइंट लिया जिसका नाम रख दिया P, है ना, और उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने माने x, y, यानी यहां तक अगर मैं इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट देखूं तो ये x कोऑर्डिनेट होगा x के इक्वल, और अगर मैं इसके y कोऑर्डिनेट को देखूं तो ये है y के इक्वल। ठीक है, यानी इस पॉइंट P तक डिस्प्लेसमेंट जो x डायरेक्शन में हुआ वो x के इक्वल है, और इस पॉइंट P तक डिस्प्लेसमेंट जो y में हुआ वो y के इक्वल। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी मोशन इन 2D की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उस मोशन को स्प्लिट करोगे वन डायमेंशन में। कैसे? x का मोशन अलग से पढ़ोगे और y का मोशन अलग से पढ़ोगे। तो देखना बेटा, यहाँ पे पहले मैं x डायरेक्शन को स्प्लिट कर रहा हूं। x डायरेक्शन की बात अगर मैं करूं, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अप टू पॉइंट P, उसको अपन ने नाम दिया x का। x डायरेक्शन में अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं तो आप जानते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा के बराबर, यानी इस u का x डायरेक्शन में अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं तो ये कंपोनेंट बनेगा u cos थीटा। इसी तरह से इस u का y डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट बनाया जाए तो y डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा u sin थीटा, है ना। तो x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी लिख ली, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिख लिया, और ये डिस्प्लेसमेंट मैंने सिर्फ पॉइंट P के लिए लिखा क्योंकि मैं एक जनरल पॉइंट की इक्वेशन ड्राइव करने वाला हूं इसमें। इसी तरह से y डायरेक्शन की अगर बात करें अपन, y डायरेक्शन में यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में? u sin थीटा। और बात करूं एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, ये अपने पास है -g के इक्वल। ये आपको मैं लास्ट क्लास में बता भी चुका हूं कि जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल जो है आपका मोशन कर रहा होगा, इस पे y डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी जिसको अपन नाम देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। इस पे y डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं, और उसी फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आएगा y डायरेक्शन में जिसको अपन ay का नाम दे रहे हैं, जो कि -g के इक्वल है। माइनस साइन बेटा मैंने इसलिए लिया बिकॉज इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। क्लियर है इतनी बात? तो देखना यहां पे एक्सेलरेशन पता अपने को y डायरेक्शन में कितना है, -g का। और बात करूं एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, वो भी आप जानते हो x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 आएगा, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं वो y के इक्वल आएगा। तो समझना बेटा, इस पॉइंट के लिए एक जनरल इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, ऐसी इक्वेशन जो इस पाथ को डिफाइन भी करेगा, इस पाथ के हर पॉइंट को सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। यानी इस पाथ पे कोई भी चीज़ अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप उस जनरल इक्वेशन से निकाल पाएंगे, पर उसके लिए जनरल इक्वेशन कैसे आएगी वो देखना। अब जनरल इक्वेशन का मतलब पता क्या होता है कि उस पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है, जो x और y दोनों में है, यानी अपने इस y को और इस x को रिलेट करना, एक जनरल सी इक्वेशन बनानी है y और x के बीच में, इस पूरे पाथ के लिए बेटा। ठीक है, तो यहां पे आपको y और x को रिलेट करना है, तो सिंपल सी बात है, यहां पे आपको दिख रहा होगा x ये रहा और y ये रहा, यानी कहीं ना कहीं मुझे इसका sx और इसका sy आपस में रिलेट करना है। तो पहले मैं sx पे इक्वेशन लगाता हूं बेटा। यहां पे sx कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, uxt प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। और आप जानते हो ux कितना है, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। ux कितना अपने पास, दैट इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी प्लस ax वाली टर्म तो 0 ही है, यानी ये बन गया sx का रिलेशन। और इसी तरह से अगर मैं यहां पे sy का रिलेशन लिखूं तो sy बन जाएगा uyt प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, uyt प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर, और uy आपको पता ही है, uy है u साइन थीटा के इक्वल, सो इट इज u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, है ना, बिकॉज ay की वैल्यू -g थी तो यहां पे माइनस आ गया। क्लियर इतनी बात? तो ठीक है, अब देखना ध्यान से, आपको बनानी है जनरल इक्वेशन, यानी आपको जनरली इस x और y में रिलेशन बताना, जनरली इस x और y में रिलेशन बताना। आप देख सकते हो sy
जो कि y के इक्वल बनेगा, sy जो कि y के इक्वल है, उसका फॉर्मूला बना है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, है ना। ये y की वैल्यू बनी है यहाँ पे। अगर बात करूं y और x को रिलेट करना चाहते हो, और आप जानते हो ये जो sx है यही क्या है, x के इक्वल है, और उस पॉइंट P तक की बात चल रही है, जनरल पॉइंट P तक की बात चल रही है, ठीक है। तो यहां पे आपको इस x और इस y को अगर रिलेट करना है तो आपको साफ दिख रहा होगा x और y में दोनों में एक कॉमन चीज है। क्या है वो कॉमन चीज? दोनों में वो कॉमन चीज है बेटा, ये टाइम, दिस टाइम दिख रहा होगा। कॉमन क्यों है दोनों में? बिकॉज सिंपल सी बात है, अगर मैं टाइम की बात करूं, जितने टाइम में वो x डिस्टेंस कवर करके गया है x डायरेक्शन में, उतने ही टाइम में उसने y डिस्प्लेसमेंट कवर किया है y डायरेक्शन में। यानी जितना डिस्प्लेसमेंट उसने y डायरेक्शन में स्मॉल t टाइम में किया है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट उसने x डायरेक्शन में स्मॉल t टाइम में किया। यानी इधर जितना टाइम लगा होगा x को ट्रेवल करने में, इधर उतना ही टाइम लगा होगा y को ट्रेवल करने में, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि x तो वो अलग टाइम में चला पर ये वाला y वो अलग टाइम पे चला, है ना। यानी x और y को कर तो वो साइमल्टेनियस कवर कर रहा है ना, चल तो वो कुछ ऐसे रहे, तो जितना टाइम उसको x कवर होने में लगा उतना ही टाइम ये वाला y कवर होने में लगा। यानी सीधी सी बात ये बोलूं कि यहां से टाइम की वैल्यू को निकाल के आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मुझे ये y और ये जो x है इन दोनों में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, है ना। ये जो y है और इधर जो x है इन दोनों में क्या चाहिए, रिलेशन। तो दोनों में कॉमन चीज मैंने सर्च करी, कॉमन चीज थी दोनों तरफ टाइम, तो यहां से टाइम को ड्राइव कर लेते हैं। टाइम कितना बनेगा यहां से, तो यहां से t का फॉर्मूला बन गया बेटा, t इज इक्वल टू x डिवाइड बाय u कोस थीटा, है ना। तो ये t का फॉर्मूला बन गया। तो अब आप इस t की वैल्यू को यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखना, तो अगली स्लाइड में इसको ऐड कर रहा हूं मैं यहां पे। तो देखना बेटा, अपने पास t की वैल्यू बन गई थी दैट इज इक्वल टू x अपॉन u कोस थीटा, और यहां से y इक्वल टू था अपने पास u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी का स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। अब अपने को पता है t की वैल्यू क्या है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, योर y दैट इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी। अब t कितना है अपना, x अपॉन u कोस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा, ये जो y है और ये जो x है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट होने लग गए हैं, है ना। यानी y और x में इक्वेशन बनने लग गई है। क्या इक्वेशन बन रही है ये भी समझना। देखो u से आप u कैंसिल आउट कर सकते हो, है ना। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू साइन बाय कोस। बेटा इसको क्या लिखूंगा मैं, टेन थीटा। साइन बाय कोस को क्या लिख सकते हैं अपन, टेन थीटा। x एज इट इज, है ना। यानी यहां तो बन गया y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। तो आप देख सकते हो बेटा, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब आपने देखा भी होगा बेटा, पाथ कुछ इस तरह का था, है ना, इस तरह का कुछ पाथ था आपका, और इस पाथ को आप क्या बोलते हैं, शेप को नाम दिया जाता है पैराबोलिक, है ना। इस शेप को क्या नाम दिया जाता है, पैराबोलिक। तो आप जानते हो पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है y प्रोपोर्शनेट टू सम x स्क्वायर, y प्रोपोर्शनेट टू सम x स्क्वायर, है ना। तो आपको दिख भी रहा होगा कि आपका यहाँ पे ये जो y है ये x स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है ना। मानता हूँ यहाँ पे भी x है, पर जब इस तरह का कोई कपल्ड इक्वेशन दिखे, है ना, जिसमें x भी है x स्क्वायर भी है, तो हाईएस्ट पावर हमेशा डोमिनेट करती है। यानी जो ग्राफ का शेप आता है वो हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, इस इक्वेशन से साफ दिख रहा है कि y जो है वो प्रोपोर्शनेट है x स्क्वायर के, और ये इक्वेशन बनती है पैराबोला का, है ना। यानी
पाथ ऐसा ही क्यों बना, वो मैथमेटिकल इक्वेशन, वो मैथमेटिकल जो जनरल इक्वेशन बनी है y और x के बीच में, वो यहाँ से जस्टिफाई भी हो रही है ये बात, है ना, कि क्यों पाथ ऐसा पैराबोलिक शेप का ही आया, कोई और शेप क्यों नहीं बनी, तो वो जस्टिफाई हो रही है इस इक्वेशन से, इस जनरल इक्वेशन से, जो कि एक प्रोजेक्टाइल की है। जब आप उसको u वेलोसिटी से और हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे फेंकते हो, हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे फेंकते हो। क्लियर इतनी बात, है ना। तो पहली बात तो ये प्रूव हुआ आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में क्लास 11 की थ्योरी में, अगर ये आता है कि प्रूव कीजिए एक प्रोजेक्टाइल को अगर ग्राउंड से u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, तो उस प्रोजेक्टाइल की जो पाथ आएगी, उस प्रोजेक्टाइल का जो वे बनेगा, पाथ बनेगा, वो एक पैराबोलिक बनेगा। तो जनरली वो आपको कह रहा है कि इस इक्वेशन को ड्राइव कीजिए, है ना, और फाइनली ड्राइव करने के बाद आप बोलोगे कि साफ दिख रहा है y इज प्रोपोर्शनेट टू x स्क्वायर, इट मीन्स ये जो शेप बनेगी ये पैराबोलिक इन शेप आएगा। क्लियर इतनी बात। पर ये इक्वेशन अपने कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है, मान लीजिए आपको बोल दिया गया इसी इक्वेशन से बताओ रेंज वगैरह को डिफाइन करो, है ना। भाई सिंपल सी बात है, ये एक जनरल इक्वेशन है, यानी ये तो इस पाथ के हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, है ना, यानी हर पॉइंट आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। सपोज करिए मैं इसी इक्वेशन का यूज करके रेंज फाइंड आउट करना चाहता हूँ, सपोज करिए मैं इसी इक्वेशन का यूज करके रेंज फाइंड आउट करना चाहता हूँ। आप जानते हो बेटा, देखो अगर पॉइंट P यहाँ था, है ना, पॉइंट P यहाँ था, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को मैंने बोला था x, y, और x और y में ये रिलेशन बन के आ रहा है। अब मान लो आपको रेंज चाहिए, रेंज तो तब मानी जाएगी ना, मैक्स पूरी हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, यानी जब आप इस पॉइंट P को यहाँ मानते, फिर यहाँ से यहाँ तक जो भी x चला जाता उसी को क्या नाम देते, अपन रेंज का नाम देते, है ना। यानी अगर आपको रेंज चाहिए इस जनरल इक्वेशन से, तो आप बोलोगे फॉर रेंज पॉइंट P इस जगह पे होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए, है ना। यानी मान लो ये रहा आपका पॉइंट P, फॉर रेंज पॉइंट P को यहां लेट कर रहे हैं। अगर पॉइंट P यहां होगा तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, अगर पॉइंट P यहां होगा तो नेचुरल सी बात है x की वैल्यू जो है वो r के इक्वल आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो r के इक्वल आ जाएगी। पर बेटा यहां पे देखना, अगर पॉइंट P यहां होता, x की वैल्यू मानते हैं कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो r के इक्वल हो गई, बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उस पॉइंट P के लिए y की वैल्यू कितनी होगी, x अगर r के बराबर है तो y कितना होगा, आप देख सकते हो। अगर पॉइंट P इस लाइन पे लाई करता तो y तो बेटा जितना ऊपर चढ़ा था, जितना y डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ था, उतना ही y डिस्प्लेसमेंट वापस नीचे की तरफ हो गया। यानी y डायरेक्शन में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं 0 है, यानी y की वैल्यू देखूं तो 0 है ना। फॉर रेंज x को r के इक्वल पुट कर दो और y को 0 के इक्वल पुट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पुट करके देखो इस इक्वेशन में, है ना। तो y को 0 पुट कर दिया मैंने, और x को कितना पुट करना है, r के, तो 0 इज इक्वल टू r tan थीटा माइनस g इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, x को r के इक्वल पुट कर दिया, तो यहां से आप देख सकते हो आपका r tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू, इसको उधर ले जाके प्लस का कर रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू g इंटू आर स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। क्लियर इतनी बात। r से एक r कैंसिल आउट हुआ, है ना, r से एक r कैंसिल आउट हुआ। तो अब आपको रेंज का फॉर्मूला चाहिए था, तो रेंज को एक साइड इकट्ठा कर लो और बाकी सारी चीजों को एक साइड इकट्ठा कर दो। तो रेंज को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूं, यानी रेंज को इसी तरफ रख रहा हूं और बाकी सारी चीजों को उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना। तो tan थीटा के मल्टीप्लाई में कौन जाएगा बेटा, tan थीटा के मल्टीप्लाई में जाएगा 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये g डिवाइड में आ जाएगा यानी अपॉन g, है ना। सिंप्लीफाई करके देखते हैं, वही रेंज का फॉर्मूला बनेगा जो आप ड्राइव करके आए। तो सिंप्लीफाई करना बेटा, यहाँ पे ये tan थीटा है ना। सिंप्लीफाई करने पे आप बोलोगे कि tan थीटा को तो मैं 2u स्क्वायर को तो अलग से आगे लिख लिया मैंने, tan थीटा को क्या लिखूंगा मैं, tan थीटा को मैं लिखूंगा sin थीटा अपॉन कोस थीटा, इनटू में कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज और डिवाइड में बेटा g एज इट इज। बोलो कोई दिक्कत,
क्लियर, एकदम क्लियर है ना। तो कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, तो आप देख सकते हो ये जो फॉर्मूला बचेगा दैट विल बी इक्वल टू, ये 2u स्क्वायर एज इट इज था, दैट विल बी इक्वल टू 2u स्क्वायर इंटू 2u स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी। और आप देख लेना, अपनी नोटबुक को पलट के देख लेना, यही आपका रेंज का फॉर्मूला था बेटा, है ना। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को साइन 2 थीटा लिख दो, बात तो वही है ना। 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू 2 को आप साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, है ना। यानी अगर आप इस इक्वेशन से बेटा रेंज को ड्राइव करना चाहते हैं तो रेंज भी बड़े आराम से ड्राइव, यानी इस इक्वेशन से रेंज को ड्राइव करना चाहे तो रेंज भी हो जाएगा, है ना। और आप जानते हो इस पाथ पे, जैसे ये पाथ था आपका प्रोजेक्टाइल का कुछ इस तरह का, ये क्या था, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट था। तो अगर आप इस मैक्सिमम हाइट को भी ड्राइव करना चाहते हो जनरल इक्वेशन से, तो वो भी बड़े आराम से ड्राइव होगी, कैसे वो देखना। क्लियर इतनी बात। तो एक बार फिर से देखना क्या कुछ हुआ अपना। फर्स्ट मैंने आपको ये बताया कि क्या कुछ अभी तक आप कवर कर चुके हैं। अपन ने रेंज का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था बेटा, है ना। मैक्सिमम रेंज कहाँ होती है, किस एंगल पे होती है, वो भी ड्राइव कर लिया था। अपन ने टाइम ऑफ फ्लाइट को भी ड्राइव कर लिया था, ये आया था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अपने पास। अपन ने r/h के बीच में रिलेशन भी ड्राइव कर लिया था कि r/h इक्वल टू होता है कोड थीटा। और अपन ने ये भी ड्राइव कर लिया था कि r मैक्स अपॉन h दैट इज इक्वल टू 1, बिकॉज r मैक्सिमम उस टाइम पे है जब थीटा 45 डिग्री है, ठीक है। यानी r मैक्स इज इक्वल टू h। और तो और बेटा ये भी ड्राइव कर चुके थे कि अगर मुझे दो अलग अलग एंगल के लिए रेंज को इक्वल चाहिए तो दोनों रेंज इक्वल हो सकती है, बस कंडीशन ये है कि अगर आपने प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से पहले थीटा एंगल पे फेंका था तो उसी सेम वेलोसिटी से अब आपको 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंकना पड़ेगा। यानी पहले वाला जो एंगल है और बाद वाला जो एंगल है उन दोनों के सम को 90 अगर आप रखोगे तो आपकी रेंज सेम आएगी। और जब ऐसा होता है, एक बार आप थीटा एंगल पे फेंकते हो और एक बार 90 माइनस थीटा पे, तो उस वक्त रेंज और वर्टिकल हाइट्स में ये रिलेशन बना था, और उसी वक्त अगर मैं बात करूं रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट्स में ये रिलेशन बना था, दैट इज इक्वल टू हाफ g इंटू T1 T2, है ना। ये रिलेशन सारे आप ड्राइव कर चुके थे। शॉर्ट नोट्स में ये फॉर्मूला बनाते रहना साथ साथ। क्लियर इतनी बात, है ना। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे अपने को एक जनरल इक्वेशन बनानी थी इस पाथ की जो पॉइंट y और पॉइंट मतलब y और x को रिलेट करे आपस में, है ना। उनके बीच में कनेक्शन बताए कि कैसे y और x एक दूसरे के हिसाब से वेरी कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक देखो y बढ़ता जा रहा है, x भी बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ से वापस जब आओगे y की वैल्यू कम होने लगी पर x बढ़ता ही रहा। तो जनरली y और x में क्या रिलेशन है उसको ड्राइव करना चाहते थे कि y और x एक दूसरे के हिसाब से कैसे वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x डायरेक्शन को अलग रखा। x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉइंट P के लिए उसको x माना, y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉइंट P के लिए उसको मैंने y के इक्वल माना। और इनिशियल वेलोसिटी जो थी प्रोजेक्शन की वो u थी, तो उस इनिशियल वेलोसिटी का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बना वो बना u कोस थीटा, और y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बना वो बना u साइन थीटा, ठीक है। तो u कोस थीटा x डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी है और u साइन थीटा y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैं बहुत बार आपको बार बार ये एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक्सेलरेशन तब आता है जब वेलोसिटी चेंज करती है, और वेलोसिटी तब चेंज करती है जब उस डायरेक्शन में उस पर कोई फोर्स लग रही हो, है ना। तो x डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल पे कोई फोर्स नहीं थी, तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं आया। पर y डायरेक्शन में एक फोर्स थी जिसको आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है उसको मैंने एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन बोला, ay से लिखा। वो कितना है, g के बराबर, पर माइनस g इसलिए लिखा बिकॉज उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है ना, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड थी, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो यहां पे y और x को रिलेट करना था, तो पहले मैंने लिखा sx यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अब ux था u कोस थीटा के बराबर, t एज इट इज लिखा, ax 0 था तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो यहां पे sx जो हुआ था
उस P पॉइंट के लिए, यानी डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन जो हुआ था P पॉइंट के लिए, वो था बेटा x के बराबर। तो Sx को मैंने लिख दिया यहाँ पे x दैट इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। तो यहां से t का मैंने एक फॉर्मूला बना लिया, t हो गया x डिवाइड बाय u cos थीटा। t क्या हो गया? x डिवाइड बाय u cos थीटा। इसी तरह से sy इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर था, यू वाई था यू साइन थीटा, टी एज इट इज, ए वाई को माइनस जी रखा, टी को एज इट इज रखा। तो यहां पे वाई एस वाई कितना है? वाई के बराबर, यू साइन थीटा एज इट इज, पर ये जो टाइम था टी, इसकी वैल्यू आगे जाके आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, है ना, इस टी की वैल्यू एक्स की फॉर्म में आगे जाके सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो t इतना था x बाई यू कोस थीटा, तो यहां पे टाइम को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, t को पुट करते ही x बाई यू कोस थीटा, यहां पे t स्क्वायर था तो x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बन गया। क्लियर इतनी बात? u से u कैंसल आउट हो गया, है ना, तो ये क्या बना? x इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u कोस स्क्वायर, 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और यहीं से ये प्रूफ भी हो रहा है कि y जो है आपका वो प्रोपोर्शनेट है x की पावर 2 के। तो यहां से ये पता चलती है कि जो शेप है वो कैसी है? पैराबोलिक शेप है, पैराबोलिक शेप है, और वो दिख भी रही है। पैराबोलिक शेप इसी को बोलते हैं बेटा, दैट इज द शेप। और मैंने कहा ये एक जनरल इक्वेशन है, यानी ये तो हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, ये इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी, ये इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी, ये मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी, और ये जहां पे रेंज कंप्लीट होता है उस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगी। जिसको प्रूव करने के लिए मैंने ये बताया कि अगर मान लो आपको इसी जनरल इक्वेशन से रेंज ड्राइव करनी है, तो रेंज तो यहां पे आगे पूरी होगी बेटा P पॉइंट पे, है ना। वैसे P यहां था, P को यहां मानना पड़ेगा अगर रेंज निकालना चाहते हो तो मैंने कहा जहां रेंज कंप्लीट होती है वहां x तो मान r के बराबर है, पर वहां पे y 0 हो जाता है, तो x को r के बराबर रखा और y को 0 के बराबर रखा। तो y को 0, इस इक्वेशन में y को 0, सो 0 इज इक्वल टू r tan थीटा माइनस जहां जहां x है वहां मैं r पुट कर रहा हूं, तो r tan थीटा माइनस जी आर स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो सोल्व करा के आपकी रेंज ये वाली आ रही है बेटा, दिस इज योर रेंज। और यही फॉर्मूला आप पहले भी ड्राइव करके आ चुके थे, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अपने उसको बस इस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को क्या लिख दिया था? साइन 2 थीटा के इक्वल लिख दिया था। क्लियर इतनी बात? अब अगर मैं आपको बोलूं बेटा, यस, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे तो इसी जनरल इक्वेशन से मैक्सिमम हाइट को भी ड्राइव करना है, और आप जानते हो मैक्सिमम हाइट यहां होगी, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो देखना बेटा, जो पॉइंट भी आपने यहां माना था, अगर आप इसको यहां मान के चलते तो आपका जो x कोऑर्डिनेट है बेटा, आप जानते हो यहां से लेके यहां तक बन जाता क्या? ये क्या बन जाता आपका? x कोऑर्डिनेट, है ना, ये क्या बन जाता? x कोऑर्डिनेट। यानी यहां तक जो x है वो किसके बराबर आ जाता? r/2 के बराबर। यहां तक जो x है वो किसके बराबर आ जाता? r/2 के बराबर। और अगर मैं बात करूं, x तो हो गया r/2, अगर मैं बात करूं y की, y कितना हो जाएगा? h के बराबर, है ना। यानी पॉइंट P अगर यहां लेट किया होता तो जो x में डिस्प्लेसमेंट है वो हाफ रेंज होती, और जो y में डिस्प्लेसमेंट है उसी को क्या बोला जाता? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो बेटा यहां पे देखना, जिस तरह मैंने इस इक्वेशन में y और x को सब्स्टिट्यूट करके रेंज को ड्राइव करके दिखाया, रेंज आई, इसी तरह से अब मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो ना, है ना। और वो मैं आपको बता चुका हूं कि मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए ये जो x में डिस्प्लेसमेंट है वो तो बेटा r के बराबर हो जाएगा मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, r/2 के बराबर, है ना। और y जो कोऑर्डिनेट है वो h के बराबर हो जाएगा। तो ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूं। अगर आप इस जनरल इक्वेशन का यूज करके बेटा मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं, तो मैक्सिमम हाइट में आपको बस करना क्या है? जनरल इक्वेशन आप जानते हो, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे इनफैक्ट 2 भी आएगा, है ना। तो आप इस इक्वेशन में बेटा y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना इक्वल टू h, एंड x की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करना इक्वल टू r/2। और r का फॉर्मूला भी आप जानते हो, तो r का फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू हो जाएगा, r आया था अपना 2u स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और अपॉन में क्या था?
2 था और इनटू में जी, है ना। आर का फॉर्मूला लिख दिया, आर था 2u स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन जी। तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, यानी x की वैल्यू को ये रख के देखना, है ना, x की वैल्यू को ये रखना, y को इतना बेटा h के बराबर, x को इतना यहां पुट कर देना, यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ड्राइव ही करना पड़ेगा, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको पहले ड्राइव करवाया हुआ है। मैं जस्ट आपको, अगर आप इन पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करके देखोगे ना तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि ये जो इक्वेशन आई है ये सच में जेन्युइन है, कि हाँ आप किसी भी पॉइंट पे लगाना चाहो तो लग जाएगी ये, बिकॉज ये एक जनरल इक्वेशन है उस बात की, तो जनरल इक्वेशन तो हर पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी ना, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ऑलमोस्ट जो आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन था प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द ग्राउंड में, मैं वो सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ थ्योरेटिकल में, ठीक है। और इन 3 क्लासों में आपकी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, जनरल इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, ये सब कुछ कवर हो चुका है आपका, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिंपली एक चीज़ रहेगी थ्योरी में कि y और इस x tan थीटा वाली को मैं एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, इस जनरल इक्वेशन को। वो फॉर्मेट क्या है वो देखना बेटा, देखना मैं इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर, इस g को मैं ऐसे लिखूंगा, थोड़ा g को मैं डिवाइड में लेके जाकर, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ऐसा लिख सकता हूं ना, क्या दिक्कत है, इस जी ऊपर ही तो चला जाएगा, है ना। तो इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर आप इस चीज को देखो ना बेटा यहां पे ध्यान से, ये थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं रेंज से मैच हो रहा है, पर एक चीज की कमी है, क्या, एक चीज की कमी है यहां पे, क्या, दैट इज साइन थीटा, है ना। तो उस कमी को पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं और साइन थीटा से ही डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये क्या बन जाएगा, योर y दैट इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज बेटा, ये साइन थीटा जो डिवाइड में, इसको ऊपर भी तो लिख सकता हूं मैं, है ना। यानी ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा और नीचे क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा इंटू कोस थीटा करके लिख रहा हूं, और इंटू में है बेटा साइन थीटा, और डिवाइड में जी तो एज इट इज प्रेजेंट है। देखना, एक ध्यान से स्टेप को नोट करना, मैंने क्या किया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई, साइन थीटा से डिवाइड, और यहां वाला जो जी था उसको डिवाइड में ले आया, साइन थीटा को भेज दिया ऊपर क्योंकि वो डिवाइड में था, ऊपर चला गया। अब देखना ध्यान से, ये जो एक साइन बाय कोस है ये वाला, इस साइन बाय कोस को तो मैं लिख दूंगा टेंजेंट थीटा, पर बची हुई जो चीज है वो क्या है वो देखना। तो ये बन गया एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा डिवाइड बाय 2u स्क्वायर इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा बाय जी। और आप जानते हो ये क्या होता है बेटा, 2u स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा बाय जी, ये किसका फॉर्मूला था, ये तो रेंज का फॉर्मूला था। यानी आप बोलोगे कि जनरली इक्वेशन क्या बन गई, जनरली आपकी जो इक्वेशन बनी है दैट इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा डिवाइड बाय आर, आर इज द रेंज, डिवाइड बाय आर। तो बेटा y की इक्वेशन एक और फॉर्मेट में बन के आ चुकी है, वो इक्वेशन क्या बनी, एक्स टेन थीटा यहां से कॉमन ले लेता हूं, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स ओवर, तो ये बन गई y और x के बीच की रिलेशन, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, एक्स टेन थीटा यहां से कॉमन ले लिया। सो दैट इज द अनदर फॉर्मेट ऑफ जनरल इक्वेशन। आपको इस तरह से कंफर्टेबल लगे तो इस तरह से याद रखिए, इस तरह से कंफर्टेबल लगे तो इस तरह से याद रखिए, दोनों इक्वेशन का कहीं ना कहीं यूज होगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में। तो ये आपका यहाँ तक पूरी जो थ्योरी है कंप्लीट वो कवर हो चुकी है, बस एक दो चीज़ें रह गई, थोड़ा बहुत मोमेंटम और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताना। पोटेंशियल एनर्जी में ऑलमोस्ट पहले लेक्चर में कुछ आइडिया दे चुका था, पर मैंने कहा था कि जनरल इक्वेशन ड्राइव होने के बाद पोटेंशियल एनर्जी लिखना और भी आसान हो जाएगा।
ठीक है, तो थोड़ा बहुत थ्योरी का 1-2 पोर्शन रह गया, यानी नेक्स्ट क्लास जो होगी जो 2 मोमेंटम वगैरह है उसको कवर करेंगे और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स जो प्रोजेक्टाइल के बनते हैं वो सारे कवर करेंगे। क्लियर है इतनी बात? ओके बच्चों।